नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जोड़ने वाले पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन किया। इस मौके पर वायुसेना ने भी एक्सप्रेसवे पर अपनी ताकत दिखाई। तो वहीं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने कहा कि सपा के कामों का श्रेय लेने में बीजेपी जुटी हुई है। हम आपको बता रहे हैं कि इस एक्सप्रेसवे में ये एक एयर स्ट्रिप भी बनाया गया है ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में अगर कोई विमान यहां पे लैंड करना चाहे या फिर यहां से टेक ऑफ करना चाहे। भारतीय वायुसेना के ट्रांसपोर्ट विमान सुपर हरकुलस से एक्सप्रेसवे पर उतरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सिर्फ 36 महीने में तैयार हुआ है लखनऊ से गाजीपुर को जोड़ने वाला 6 लेन का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। इसी हवाई पट्टी पर वायुसेना के विमानों ने अपना दम दिखाया। पीएम ने भी उत्तर प्रदेश चुनाव को देखते हुए विरोधियों पर निशाना साधने में देर नहीं लगाई। उत्तर प्रदेश में भी जिस तरह की राजनीति हुई, जिस तरह से लंबे समय तक सरकारें चली, उन्होंने यूपी के संपूर्ण विकास, यूपी का सर्वांगीण विकास, इस पर ध्यान ही नहीं दिया। यूपी का ये क्षेत्र तो माफियावाद और यहां के नागरिकों को गरीबी के हवाले कर दिया गया था। मुझे खुशी है कि आज यही क्षेत्र विकास का एक नया अध्याय लिख रहा है। 9 जिलों को जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे पर पहले करगिल और फिर बालाकोट में जैश के आतंकी कैंपों पर हमला करने वाले मिराज 2000, फिर दुश्मन के घर में घुसकर तेजी से अंदर तक मार करने वाले जगुआर, और वायुसेना के भारी भरकम लड़ाकू विमान सुखोई 30 ने दिखाया कि वो हर कसौटी पर खड़े हैं। देश की आन बान पूरे पूर्वांचल में बीजेपी इसी एक्सप्रेसवे के सहारे चुनाव में जीत के मंसूबे बांधे हैं। तो सपा भला तंज कसने में पीछे कैसे रहे। कहा कि फीता आया लखनऊ से और नई दिल्ली से कैंची आई, सपा के काम का श्रेय लेने को मची है खिंचम खिंचाई। जो हाईवे पे बोल्डर रखते हो वो हाईवे क्या बनाएंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार में बनाए हुए एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर रहे हैं। पहले समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का नाम बदला और नाम बदल करके पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कर दिया। जिस गुणवत्ता के साथ, जिस क्वालिटी के साथ वो एक्सप्रेसवे बनना चाहिए था, उसमें कंप्रोमाइज किया गया है, उस क्वालिटी के साथ नहीं बनाया गया है। लेकिन आप सब जानते हैं आज तक भी समाजवादी पार्टी के बनाए हुए कामों का ही उद्घाटन हो रहा है। 340 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे पर 3.1 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी बनाई गई है। इमरजेंसी में वायुसेना इसका इस्तेमाल अपने विमानों के लिए कर सकती है। लेकिन 22,500 करोड़ की लागत से बने इस एक्सप्रेसवे को लेकर राजनीतिक लड़ाई है। सामने चुनाव है, लिहाजा कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होने में भले अभी देरी हो, लेकिन एक्सप्रेसवे ने नवंबर की ठंड में सियासी पारा गरमा दी है। उम्मीद है चुनाव होने तक उत्तर प्रदेश को ऐसे कई सियासी घमासान देखने को मिलेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से आलोक के साथ नई दिल्ली में राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। बिहार में शराबबंदी के मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज समीक्षा बैठक की, जिसमें संबंधित विभाग के कई मंत्री और कई अधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए, जिसमें कहा गया है कि शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इसका निर्देश दिया गया है।
उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल से शराब की तस्करी रोकने पर जोर होगा। शहरों में होम डिलीवरी करने वालों की पहचान की जाएगी। जानकारी देने वालों की पहचान गुप्त रखी जाएगी। शराब अगर बरामद हुई तो थाना प्रभारी सस्पेंड कर दिया जाएगा। थाना प्रभारी को 10 साल तक इसके बाद थानेदारी नहीं दी जाएगी। सीमावर्ती इलाकों में शराब मिली तो सीमा बंद कर दी जाएगी। शराब तस्करी में शामिल कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सूचना न देने पर चौकीदार पर भी सख्त कार्रवाई होगी। प्रभारी मंत्री, सचिव जिले में हर महीने समीक्षा करेंगे। मुख्यालय में डीजीपी, बड़े अफसर लगातार समीक्षा करेंगे। इंटेलिजेंस मशीनरी को चुस्त दुरुस्त किया जाएगा। सर्वप्रथम तो जिस थानों में कोई कार्रवाई नहीं की गई है उसको आइडेंटिफाई करके और यह स्टडी करना कि जब पूरे राज्य में कार्रवाई हो रही है तो पिछले 3-4 साल में कोई कार्रवाई जिस थानों पर नहीं हुई है तो उसको आइडेंटिफाई किया जाए और कार्रवाई किया जाए। जो बॉर्डर एरिया से जिस रूट से स्मगलिंग होता है शराब का उसको आइडेंटिफाई किया जाए, उसे प्लग किया जाए। इंटेलिजेंस गैदरिंग सबसे इम्पोर्टेंट है और एक्शनेबल इंटेलिजेंस लेते हुए उनको देखा जाए कि कहीं अगर सरकारी कर्मी कोई अगर किसी की मिलीभगत है तो उस पर कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया गया है और सरकारी कर्मी को बिल्कुल नहीं बख्शने का आदेश दिया गया है। किसी को माफ नहीं करना है। क्रिप्टो करेंसी को लेकर वित्त मंत्रालय पर संसद की स्थायी समिति की पहली बैठक हुई। इसमें उद्योग संघ CII और IIM अहमदाबाद के विशेषज्ञों के साथ भी चर्चा हुई है, जिसमें संभावित असर और दुरुपयोग से जुड़े मसलों की समीक्षा की गई। क्रिप्टो करेंसी को रोकना मुश्किल है, इसलिए इसे रेगुलेट करने पर काम होना चाहिए। क्रिप्टो करेंसी के मसले पर वित्त मामलों पर संसद की स्थायी समिति की पहली बैठक में कुछ सांसदों ने यह सुझाव दिया। सूत्रों के मुताबिक क्रिप्टो करेंसी पर संसदीय समिति की बैठक में कुछ सांसदों ने क्रिप्टो करेंसी के दुरुपयोग की आशंका का सवाल उठाया और कहा कि आम निवेशकों के पैसे को सुरक्षित करने के लिए कानूनी स्तर पर पहल जरूरी है। समिति की बैठक में कुछ राष्ट्रीय अखबारों में बिटकॉइन के विज्ञापन पर सांसदों ने चिंता जताई। विशेषज्ञों ने संसदीय समिति को बताया कि क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर्स डेमोक्रेसी का एक हिस्सा है और निवेशकों के पास इस बात की छूट है कि वो अपना पैसा कहां और कैसे लगाएं। हाल में कर्नाटक में बिटकॉइन स्कैम सामने आने के बाद क्रिप्टो करेंसीज को लेकर कई बड़े सवाल खड़े हुए हैं। वित्त मामलों पर संसद की स्थायी समिति के सदस्य अब ये चाहते हैं कि भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी समिति के सामने पेश होकर सांसदों की चिंताओं और आशंकाओं को दूर करें और साथ ही क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट करने के लिए सरकार की रणनीति के बारे में उन्हें विस्तार से ब्रीफ करें। We called several organizations to know the position with regard to cryptocurrency. They included the CII, the IMAI, the Indian Software Product Industry, and many independent witnesses. What their views were, the whole industry said in one voice that please let cryptocurrencies not be blocked. बैठक के बाद संसदीय समिति के एक सदस्य ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए सरकार एक नया बिल तैयार कर रही है और इस बिल को 29 नवंबर को शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है। हालांकि हाल में कर्नाटक में बिटकॉइन स्कैम के बाद विधेयक लाने से पहले सरकार को क्रिप्टो करेंसी को लेकर सांसदों की आशंकाओं और चिंताओं को दूर करना होगा। जो भी आप करें, जिस भी प्रक्रिया से आप ये कानून लाएं, उसमें पारदर्शिता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे मैंने कहा इसमें जो है आज की तारीख पे 1 करोड़ हिंदुस्तानी हैं जिन्होंने पैसा लगाया है अलग अलग क्रिप्टो करेंसी में, चाहे बिटकॉइन हो, इथीरियम हो, कार्डानो हो, और ये लोग वो हैं जिन्होंने बड़ी उम्मीदों के साथ पैसा लगाया है। मोदी जी अच्छा है, आप बात कीजिए बड़े बड़े उद्योगपतियों से और बड़े बड़े ये इंडस्ट्री हाउसेज जो होते हैं बहुत काबिल होते हैं, बात कीजिए उनसे बेशक, मगर आम लोगों से भी बात कीजिए। और ये हमारा दूसरा पॉइंट है कि इस पे आपको राष्ट्रीय सहमति बनाने की जरूरत है। आपको ब्रॉडेस्ट पॉसिबल कंसल्टेशन करना चाहिए। आपको जितने से जितने ज्यादा लोगों की रजामंदी ले सकते हैं आपको लेना चाहिए। अब देखना अहम होगा कि सरकार विपक्षी दलों के इन सवालों से कैसे निपटती है। दिल्ली से मनु नायर के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया। महाराष्ट्र में राज्य परिवहन विभाग के कर्मचारी पिछले 19 दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कई कर्मचारियों को सरकार ने निलंबित किया है, लेकिन कर्मचारियों का आंदोलन जारी है।
उनका कहना है कि उनकी मांग जायज है और इसी मांग से के साथ राज्य के अलग अलग जगहों पर के साथ ही मुंबई के आजाद मैदान में भी प्रदर्शन किया जा रहा है। कर्मचारी संगठनों को बीजेपी का भी समर्थन मिला है। संजय गुंजाल करीब 10 सालों से अहमदनगर में एसटी महामंडल में ड्राइवर की नौकरी कर रहे हैं। 10 साल की नौकरी के बाद भी सरकार इन्हें 12,000 रुपए वेतन देती है। बच्चों की पढ़ाई और इलाज के लिए इन्होंने एसटी से ही 4.5 लाख रुपए का कर्ज लिया है, जिसके लिए सरकारी बैंक से ज्यादा ब्याज इन्हें भरना पड़ता है। कर्ज में जो पैसे लिए थे उसके पैसे कटने के बाद इनके पास 4,500 रुपए ही वेतन आता है। मकान का किराया 4,000 रुपया है, यानी इनके पास 500 रुपए बचते हैं। अब इन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि अपना घर ये कैसे चलाएं। मजबूरी में बच्चों की पढ़ाई इन्होंने छुड़ा दी। पत्नी भी लोगों के घरों में सफाई का काम करने लगी है। बड़े बेटे ने 2020 में कोविड के समय 10वीं की कक्षा पास की, लेकिन मैं उसका एडमिशन नहीं करवा पाया। छोटा बेटा कक्षा 9 में पढ़ रहा है, उसके लिए भी कोई किताब नहीं खरीद पाया हूँ। मजबूरी में अब पत्नी को भी घरों में जाकर काम करना पड़ रहा है। कुछ इसी तरह की परेशानियां एसटी महामंडल के कई कर्मचारियों को हो रही है और इसलिए पिछले 19 दिनों से ये लोग राज्य में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकारी होने के बाद भी एसटी महामंडल एक अलग कंपनी है जो सालों से घाटे में है और इसलिए ये लोग मांग कर रहे हैं कि राज्य सरकार इसका विलय करे ताकि इनकी परेशानी कम हो सके। जब हम काम एक तरह का कर रहे हैं तो वेतन एक जैसा क्यों नहीं है? महंगाई सबके लिए एक तरह है। बच्चों की पढ़ाई और बाकी चीजों के लिए पैसे लगते हैं जो इतने वेतन में संभव नहीं। मुंबई के आजाद मैदान में भी प्रदर्शन चल रहा है। कम वेतन तो मिलता ही है, कभी कभी वेतन के लिए 3 महीने तक का इंतजार करना पड़ रहा है। लेट हुआ है, पौने तीन महीने का पेमेंट हमें मिला है। और सबसे बड़ी बात मैं ये सरकार को मैं कहना चाहूँगा, सुप्रीम कोर्ट का सर्कुलर, हाई कोर्ट का सर्कुलर है कि किमान वेतन कायदा, समान वेतन कायदा के हिसाब से 18,000 कम से कम नए लगने वाले आदमी का बेसिक होना चाहिए, मिनिमम बेस होना चाहिए। तो इसका भी उल्लंघन हो रहा है, वो सर्कुलर का उल्लंघन हो रहा है। तो अभी हमारे में अगर नया आदमी लगता है तो उसका मिनिमम बेस है कम से कम 12,000। राज्य सरकार के साथ हमारे 2 बार बातचीत हुई, लेकिन कोई सकारात्मक बातचीत नहीं हुई। उनकी जो मांग है विलीनीकरण का, ये तो मुद्दा उनके सामने ये नहीं है, वो कमेटी के पीछे चुप रहे हैं। राज्य सरकार के साथ अब तक 2 बार बैठक होने के बावजूद इस मामले में कोई हल नहीं निकल पाया है। इससे पहले भी 2017 में इन कर्मचारियों ने आंदोलन किया था, तब कई वादे इनसे किए गए लेकिन हुआ कुछ नहीं और इसलिए ये सब एक बार फिर सड़कों पर हैं। अहमदनगर से सागर दुस्सल के साथ मुंबई से सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व से पहले केंद्र सरकार ने फिर से करतारपुर कॉरिडोर खोलने का फैसला किया है। गुरु पर्व 19 नवंबर को है। इससे पहले मोदी सरकार सिख तीर्थयात्रियों के हित में एक बड़ा कदम उठाया है। इसे 16 मार्च 2020 को कोरोना महामारी के कारण बंद कर दिया गया था। इस साल गुरुपुरब यानी गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर श्रद्धालु दर्शन करने करतारपुर साहिब जा सकेंगे। सरकार ने करतारपुर कॉरिडोर को फिर से खोलने का फैसला किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके कहा कि देश 19 नवंबर को श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव को मनाने के लिए पूरी तरह तैयार है और मुझे यकीन है कि करतारपुर साहिब कॉरिडोर को फिर से खोलने के नरेंद्र मोदी सरकार के फैसले से पूरे देश में खुशी और बढ़ेगी। कोरोना की वजह से जोर इस बात पर रहेगा कि दर्शनों के लिए जाने वालों ने दोनों वैक्सीन ले रखी हो और लोगों के बीच दूरी बनी रहे। वैसे करतारपुर साहिब को लेकर कई दिनों से सियासत खूब चल रही है। गलियारा खुलने की खबर आने के बाद पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट करके कहा, करतारपुर साहिब कॉरिडोर के समय पर खोलने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को मेरा गहरा आभार। इससे हजारों भक्तों को गुरु नानक देव जी के गुरुपूर्व के अवसर पर पवित्र मंदिर में पूजा करने का अवसर मिलेगा।
बड़ी खुशी है कि करतारपुर साहब दा लांघा खुल रहा है। मैं भी लगातार प्रधानमंत्री ਨੂੰ चिट्ठियां लिखियां, हरसिमरत कौर बादल ने भी पार्लीमेंट 'ਚ उठाया, तो चंगा है हुण खुल रहा है। ਤੇ बहुत लोगों की मंग सी ते लोगों की कौम की भावना सी जिहड़ी अज पूरी हो रही है। इससे पहले पंजाब कांग्रेस के प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी इसे खोलने की मांग कर चुके हैं। पंजाब में अगले साल चुनाव हैं। हर राजनीतिक दल ये बताने की कोशिश कर रहा है कि उसके कारण ही ये करतारपुर कॉरिडोर खोला गया है, लेकिन सच ये भी है कि इस कॉरिडोर के खोले जाने के बाद कई लाखों सिख पिलग्रिम्स को फायदा होगा। 129 दिन जब ये कॉरिडोर ऑपरेशनल रहा था, तब केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक लगभग 63,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे। नई दिल्ली से नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए।